अब हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने आज पहले स्टार्ट करना है चीज़ जो हमारे पास है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया बेसिकली होती है डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे ब्लड में या टिश्यूज़ में कहीं पे भी ऑक्सीजन की एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा या कम जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन रिलेटेड डिजीज़, और अगर कम हो तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया। कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल पार्शियल प्रेशर बॉडी में ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का नॉर्मल पार्शियल प्रेशर, हाँ जी, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, 60 to 100। और वैसे अगर आपने इसको कैटेगराइज करना हो तो दैट इज मिड वैल्यू जो लेते हैं हम वो 90 लेते हैं, ठीक है। अब जब इससे नीचे होता है ना तो उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। दैट हाइपोक्सिया कैन बी ड्यू टू मेनी कॉजेस, ठीक है। सबसे पहले उसमें जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा रिपीटेड जिसके सवाल आते हैं ना वो है हाइपोक्सिया, ठीक है। जो आपका हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है ना उसमें क्या होता है कि उसमें देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है, देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द एयर, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है हाई एल्टीट्यूड। सबसे ज़्यादा वो आपसे पूछते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ना लेस देन 60 है, ये कौन सा वाला हाइपोक्सिया है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड सवाल आता है कि ये वाला हाइपोक्सिया है, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। उसके बाद जो दूसरी टाइप है ना हमारे पास वो है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, ठीक है, ये स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। अच्छा, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ब्लड फ्लो होता है ना टिश्यूज को वो स्लो जाता है, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपकी नॉर्मल होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू आपके पास नॉर्मल होती है, लेकिन अब ब्लड स्लो जा रहा है, ठीक है। वो किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है। तो उस केस में हमारे जब ब्लड स्लो जाएगा तो जाहिर है ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन होगी वो भी स्लो हो जाएगी, तो दैट विल कॉज हाइपोक्सिया। दैट कैन बी ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया, हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर। देखो पॉलीसाइथीमिया में आपके पास क्या होता है, आपके पास आरबीसी ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है उतनी ही अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल में से गुजरने के लिए, ठीक है। या फिर हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन में क्या है कि ब्लड फ्लो स्लो है, या हार्ट फेलियर है, हार्ट मेन ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पंप करता है, अगर वही सही से काम नहीं कर रहा है, ब्लड फ्लो स्लो कर रहा है, तो फिर लंग्स आगे से उसको जितना ब्लड मिलेगा उन्होंने उतने ही ब्लड में इसको करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। उसके बाद जो थर्ड टाइप आपके पास आती है ना वो आपके पास आती है एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है, बल्कि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं ना, टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज्ड होते हैं, उनमें या इस्कीमिया हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगी या कोई भी पैथोलॉजी ऐसी हो जाएगी, पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें नॉर्मल ऑक्सीजन भी पहुंच रही है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी पहुंच रहा है, ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है, लेकिन वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कौन से टाइप की जो पॉइजनिंग होती है उसमें सेल्स आर अनएबल टू यूज़ या यूटिलाइज ऑक्सीजन? ये एक सवाल आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और अगर मैं बोलूँ डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन किस में होती है फिर? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, दोनों आ जाते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सेल्स अनएबल टू यूटिलाइज या यूज ऑक्सीजन इज साइनाइड पॉइजनिंग विच इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। हमारे पास एमसीक्यू आता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के हवाले से कि सेल विच डिजीज या विच पैथोलॉजी causes cells to unable to be utilizing oxygen, ठीक है, यानी वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते ऑक्सीजन को, ठीक है। यूटिलाइज का वर्ड यूज होता है या फिर यूज का वर्ड यूज होता है, ठीक है।
इसका आंसर है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ वो आपके टिश्यूज को डैमेज करता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन आपके पास नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन नॉर्मल होती है, लेकिन आपके जो टिश्यूज है ना, जब उनके पास ऑक्सीजन पहुंच रही है ना, तो वो पॉइजन हो चुके हैं, वो नहीं यूज कर सकते इसको। उसी तरीके से अल्कोहल और बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में भी यही होता है कि अल्कोहल भी हमने पढ़ा था टिश्यूज को डैमेज करती है। ठीक है, अल्कोहल कौन से सेल को मोस्ट लाइकली किस सेल ऑर्गेनेली को डैमेज करती है, कोई मुझे ये बताएगा? ये हमने पढ़ा हुआ है, माइटोसाइट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे ज्यादा डैमेज करती है अल्कोहल। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा लिवर एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज्यादा होता है? AST। इसलिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में AST रेज होता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो दूसरा MCQ हमने किया, एक MCQ तो हमने कर लिया कि सेल्स यूटिलाइज नहीं कर सकते ऑक्सीजन को। दूसरा MCQ हमने ये किया था कि कौन से टाइप की पॉइजनिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो होती है ना, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज होने की वजह क्या है कि वो खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाएगी, तो उसकी वजह से उसकी सैचुरेशन कम हो जाती है बॉडी में। ठीक है, ये हमने हमारा थर्ड टाइप का हाइपोक्सिया किया है। मैंने हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का आपको MCQ बताया है, मैंने आपको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का MCQ बताया है। ठीक है, फोर्थ टाइप जो हमारे पास आती है ना, वो हमारे पास आती है अनीमिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपके पास हीमोग्लोबिन ही कम होता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो जितनी मर्जी बॉडी को ऑक्सीजन दे दो, वो उसी अमाउंट के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी जो उसके पास होता है। दैट इज कॉल्ड एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमनली अकर करता है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेथ हीमोग्लोबिनीमिया में 3 टाइप की पॉइजनिंग हमने की है। साइनाइड पॉइजनिंग कर ली है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कर ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कर ली है। तीनों में हमने ये भी पढ़ लिया है कि इसका क्या क्या डिफरेंस है और इसको ऑक्सीजन कैसे अफेक्ट करती है, और साथ हमने अब हाइपोक्सिया की टाइप्स कर ली हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब ये जो हाइपोक्सिया है ना, ये आपने करने कहाँ से हैं? जो आपकी AA है या SK है ना, उसमें जहाँ पे भी हाइपोक्सिया का क्वेश्चन आता है ना, वो नीचे एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये है कि अगर आपने हाइपोक्सिया की प्रॉपर थ्योरी पढ़नी है तो आप इन दोनों के एक्सप्लेनेशंस पढ़ो। उन्होंने उसमें सारे हाइपोक्सिया लिस्ट भी किए हुए हैं, उनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स भी लिखे हुए हैं, और उनकी कट ऑफ वैल्यू या उनके कह लो कि इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं ना, कि इसको आइडेंटिफाई करने का ये वर्ड है। जैसे हाइपोक्सिक का मैंने बताया था कि लेस देन 60, जहाँ भी लेस देन 60 हो, अगर वो स्टेटमेंट में कहता है ये बंदा बीमार है, इसको पॉइजनिंग हो गई है, लेकिन इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 60 है, आपने हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया चूज करना है। कॉज जो मर्जी हो, पैथोलॉजी जो मर्जी हो। हमने साइनाइड पॉइजनिंग में किया। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि साइनाइड सेल्स को डैमेज करता है, टिश्यूज को डैमेज करता है, तो उसकी वजह से आप ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आता है कि पेशेंट इज अनएबल टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, जितनी मर्जी दे दो, इवन उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दोगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज करती है। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो डिक्रीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। उसकी वजह ये होती है कि उसमें ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता। जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होगी वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो कार्बन मोनोऑक्साइड का सवाल है। ठीक है, और जो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया है, उसमें हमने ये बात की कि जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है वो पॉइजन करता है, वो एनीमिया कराता है, क्योंकि वो खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। तो यू हैव लेस हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया होता है।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है क्वेश्चंस की। इसके बाद एंड पे मैंने आपको ये बताया है कि AA या SK में जहाँ पे आपको ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का क्वेश्चन दिया होगा ना, उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी इसकी। वो एक्सप्लेनेशन मोर देन इनफ डिटेल होती है कि अगर किसी ने इसको थ्योरी के तौर पे तैयार करना है ना, तो वहाँ से सबसे बेहतर है। आपको छोटा भी मिलेगा और जो ज़रूरी पॉइंट्स है ना वो भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस पे। बेसिकली हमारे जो लंग के डिजीजेस होते हैं ना, उनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में। ठीक है, उस 2 टाइप के अंदर फिर हम बाकी डिजीजेस को ना कैटेगराइज कर लेते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होता है, एक रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होता है। जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होगा ना, वो बेसिकली क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो हमारी लंग्स तक जा रहा है, हमारी लंग्स के अंदर ब्लड जा रहा है, वो ब्लड ही ऑक्सीजन लेके आ रहा है, वो ब्लड फ्लो किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है हमारी अपनी लंग्स इतनी स्वोलन हो कि वो कैपिलरीज जो हैं वो इतनी स्वोलन हो, या फिर उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो किसी भी वजह से ना, बेसिकली देयर इज रिडक्शन इन एयर फ्लो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। उसमें आपके पास मेन जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आ जाते हैं ना, वो आते हैं COPD, एस्थमा, ब्रोंकिएक्टिसिस। फिर जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ना हमारे पास, वो हमारे पास आती है रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में क्या होता है कि हमारी जो लंग के वॉल्यूम है ना, उस पे इफेक्ट पड़ता है। लंग एक्सपैंड नहीं कर पाती, डिक्रीज एयर फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब लंग की अपनी एक्सपेंसिव फोर्सेस में रिस्ट्रिक्शन हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर नहीं आ पाई, जिसकी वजह से एक कह लो कि सॉर्ट ऑफ हाइपोक्सिया टाइप सिचुएशन बन गई है, ऑक्सीजन कम आया। ठीक है, इट इज़ मेनली ड्यू टू स्टिफनेस इन द लंग्स। इसमें आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी आता है, स्कोलियोसिस भी आता है, न्यूरोमस्कुलर कॉज आ सकती है, या इवन समटाइम्स ओबीस लोगों में ये होता है कि बिकॉज बाकी सारी चीज़ें फैट बॉडी में इतना बढ़ गया है, लंग इतना एक्सपैंड नहीं कर पाती। ठीक है, दैट इज़ इन मार्क्ड ओबेसिटी। हर ओबीस बंदे में ये नहीं होता। अब कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमें ना FEV1 और FVC का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली आपके पास ये है कि हम अब इसको इस तरह से समझना है कि हमारे पास हमने कल लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज की थी। ठीक है, हमने कल लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज की थी। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो चीज़ हमारे पास जो थी वो हमारे पास था फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है कि एक हमने फुल अपनी फोर्स लगा के कितना वॉल्यूम हम अपनी लंग्स में से एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है कि टोटल वॉल्यूम अपनी सारी फोर्स लगा के हम कितनी अपनी लंग्स में हवा भर सकते हैं। सही है, ये दोनों चीज़ें तो कल सबको क्लियर थी ना, लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी। अब क्या होता है कि ये जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है ना, अगर ये हम 1 सेकंड का लेंगे तो दिस विल बी FEV1। अगर ये हम ओवरऑल लेते हैं, 1 मिनट का लेते हैं, ठीक है, या किसी भी अमाउंट ऑफ सेकंड्स का ले लेते हैं, तो दैट इज़ FEV। ठीक है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती है ना, वो हम ओवरऑल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में लेते हैं। अब जब हमने रिसर्च करनी होती है ना, मेडिकल पर्पसेस के लिए हम कोई भी वैल्यू डिसाइड करते हैं। हाँ जी, FVC जो है ना, वो है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि बेसिकली कितना आप जो है लंग्स के अंदर स्ट्रेच करके अपनी लंग्स में एयर ले सकते हो, मैक्सिमम इनहेलेशन। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद जो वाइटल कैपेसिटी आपके पास आती, कल हमने वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था ना कि सम होता है सारी वैल्यूज़ का, इनहेलेशन का भी एक्सपिरेशन का भी, तो उसको फोर्स के साथ कितना हम अपने अंदर ले सकते हैं, दैट इज़ FVC। ये 2 वैल्यूज़ का तो सबको क्लियर हो गया ना कि ये क्या है।
अब जब हमने कोई रिसर्च करनी होती है, कोई भी वैल्यू हमने डिसाइड करनी होती है पूरी मेडिकल कम्युनिटी में, तो हम क्या करते हैं, हर बंदे का ना एक डिफरेंट हिसाब होता है। हो सकता है मैं उतनी एयर नहीं ले सकती जितना कोई मेल पर्सन ले सकता है, या फिर जितना कोई यंग पर्सन ले सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमने फॉर रिसर्च या मेडिकल पर्पजेज एक स्टैंडर्ड चीज़ रखी हुई है, जो हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी पढ़ी हुई है, जो हमने ईसीएफ आईसीएफ की वैल्यूज में भी पढ़ी है। वो है कि हम एक 70 kg के मैन को आइडियल बनाते हैं। ठीक है, कि ये एक हमारे पास आइडियल पर्सन है जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बींग्स को। उस चीज को एक आइडियल वैल्यू बना के कि ये वाले बंदे ने कितना 1 सेकेंड में एक्सपायर किया है फोर्स लगा के, यानी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, और कितना इसकी लंग्स में टोटल आ सकता है, वो वाली कैपेसिटी, वो हम मैयर करते हैं। वो हम कैसे मैयर करते हैं, वो हम मैयर करते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, ये जो स्पायरोमीटर होता है ना, ये बेसिकली एक डिवाइस होता है। हम ये उस बंदे को देते हैं, कोई भी जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंसान है, इसके ऊपर हमारे पास वैल्यूज होती हैं। हम उसको कहते हैं कि तुम इसी में हवा भरो और इसी में से हवा निकालो जब तुमने एक्सपायर इंस्पायर करना है। जिस लेवल पे ये पहुंच जाएगा ना, वो हमारी कट ऑफ वैल्यू या कोई भी वैल्यू कह लो कि वो हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है, FeV1 या FeV डिवाइडेड बाय FVC। आइडियल इंसान जिसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसकी ये वैल्यू आती है 0.8। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसका एज सच कह लो साइंस से उस तरह कोई रिलेशन नहीं है। उसकी ये वैल्यू 0.8 आती है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि जिस बंदे में कोई मसला नहीं ना होगा, उसकी ये वैल्यू 0.8 है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि अब जब आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, तो आप उसका ये पल्मोनोलॉजी का टेस्ट करते हो, स्पायरोमीट्री उसकी करते हो, तो आप उसमें ये चेक करते हो कि ये उस नॉर्मल जो हमने एक वैल्यू रखी थी 0.8, अगर ये उससे कम आता है तो इसको कोई मसला है। अगर किसी केस में ये उससे ज़्यादा आता है तो फिर क्या बात है, फिर इसका लंग फंक्शन अच्छा है या क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, ये हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो ये बेसिकली FeV1 और FVC का कॉन्सेप्ट है कि हमने रिसर्च करके एक नॉर्मल आइडियल बंदे की एक वैल्यू निकाल ली और उस वैल्यू को हमने एक स्टैंडर्ड यूज़ किया है। ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास 0.8 आती है। ठीक है, कल हमने VQ रेशो किया था, तो जिनको कंफ्यूजन हो रही थी ना, VQ रेशो की भी वैल्यू आपके पास आइडल में 0.8 ही आती है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। VQ रेशो जो है वो लंग्स का ब्लड फ्लो और परफ्यूजन की रेशो है, जबकि FeV1 और FVC इंसान की अपनी कह लो कि कैपेसिटी है कि वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने अंदर ले सकता है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है। पर वैल्यूज़ जो आइडियल वैल्यूज़ है ना, वो दोनों की सेम है। ठीक है, यहाँ तक सबको इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन क्लियर हो गई है कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या है कि हमने FeV1 FVC की वैल्यू हम लेते होते हैं डिजीज़ के तौर पे, कि किसी को अगर रिस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं इस वैल्यू से। अगर किसी की लेस देन 0.8 है ना, तो दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। और ये MCQ है। बेसिकली वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि ये पैथोलॉजी बताएं या ये कैसे मैयर करते हैं या इसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, ये चीज़ें नहीं वो आपसे पूछते। वो आपसे पूछते हैं लेस देन 8 में कौन से डिजीजेज आते हैं। ठीक है, अक्सर स्टेटमेंट वो आपको इस तरह देते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, हमने उसकी स्पायरोमीट्री की है, उसकी FeV1 और FVC जो है वो लेस देन 0.8 है, और उन्होंने आपको डिफरेंट डिजीज़ की ऑप्शन दी होती है। कॉमनली वो आपको या तो एस्थमा की देते हैं या COPD की देते हैं, तो दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस जिसमें लेस देन 0.8 होगा। ठीक है, उसके कॉन्ट्रास्ट में जो आपके रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि देखो लंग की ना कैपेसिटी या लंग का स्ट्रेच ही कम हो गया है। इसमें आने वाले ब्लड की या आने वाली एयर की गलती नहीं है, लंग अपना खुद ही स्ट्रेच नहीं कर पा रही, तो आपके पास उसका जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि लंग स्ट्रेच नहीं कर पा रही, वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसकी जो रेशो है ना वो नॉर्मल आती है। ठीक है,
क्योंकि दोनों चीज़ें कम हो गई हैं और दोनों चीज़ों में इक्वल अमाउंट की कमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि FeV1 2 पॉइंट्स कम हुई है और FVC वाइटल कैपेसिटी उससे डबल कम हुई है, क्योंकि पैथोलॉजी लंग की सेम है, वॉल्स लंग की वही है। जितना वो एक एक्सपिरेशन के टाइम पर कह लो कि रिस्ट्रिक्ट हुई होंगी या अकड़ी हुई होंगी, उतना ही वो आपके पास इंस्पिरेशन के टाइम पे भी रिस्ट्रिक्ट हुई होंगी। तो जब वो इक्वल अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट हुई होती हैं तो उसकी रेशो भी इक्वल आती है। जैसे 2/2 इज इक्वल टू 1, तो अगर वो 4/4 करेंगे तो भी दैट विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली लंग पैथोलॉजी, लंग चेंज नहीं हो रही है आपकी। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पता चल गया रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस क्या हैं। इसका जो क्वेश्चन आपको पेपर में आता है ना, वो सिर्फ इस वैल्यू का आता है कि इस वैल्यू से कम पे कौन से डिजीजेज हैं और इस वैल्यू से ज़्यादा पे कौन से डिजीजेज हैं। रिस्ट्रिक्शन में आपके पास 0.8 वैल्यू होगी। नॉर्मल वैल्यू जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो 0.8 लेते हैं। ये 1 मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है कि इतनी कम हो जाती है कि दोनों में जो कमी आती है ना, दोनों वैल्यूज में वो इक्वल होती है, तो रेशो भी कम हो जाती है। FeV1 होती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अगर मैं 8 सेकेंड्स का लूंगी तो मैं उसको टोटल FeV1 कहूंगी। अगर मैं 1 सेकेंड का लूंगी ना तो मैं उसको कहूंगी FeV1। ठीक है, मोर देन 8 वैसे बहुत कम होता है, लेकिन उसको हम गुड लंग फंक्शन में काउंट करते हैं। उसको हम इस तरह नहीं काउंट करते कि ये किसी पैथोलॉजी की वजह से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ना डिजीज, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस इन सिंपल। बेसिकली ब्रोंकाइटिस क्या है, जैसे हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ा था, नेफ्राइटिस पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है। अब वो इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। दैट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, दैट कैन बी ड्यू टू एनी ऑर्गेनिज्म जो अपना टॉक्सिन करे। ठीक है, जब वो इन्फ्लेमेशन हो गई है तो फिर उसमें क्या हुआ है, फिर उसमें क्या होता है कि फिर आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट सिम्टम्स। लंग के हवाले से कफिंग होती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, नैरो हो गया है, बंदे को सांस नहीं आ रहा। ठीक है, जितनी भी अब उसमें से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारी एयर के साथ डर्ट भी आती है, आपको पता है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना, जब ये वाली चीज़ नैरो हो जाएगी, तो ये जो डर्ट पार्टिकल्स है ना, ये इसके साथ टच करेंगे तो दैट विल कॉज कफिंग। कफिंग होती है, प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम होती है। ये जो स्प्यूटम है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो, ग्रे या ग्रीन हो सकता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीजिंग होती है, फटीग होती है, फीवर चिल्स। फीवर चिल्स क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो फिर फीवर भी देगा वो ऑर्गेनिज्म, चिल्स भी देगा। चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट बार बार कफ करने की वजह से होती है। ब्लॉक्ड या रनी नोज। ठीक है, ऐसे में जब इंसान जोर लगाता है ना, तो उसकी एक टिपिकल साइनोटिक अपीयरेंस होती है। तो जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ब्लू ब्लोटर्स। ठीक है, फॉर ब्रोंकाइटिस आपने बस ये ब्लू ब्लोटर्स जो है ना, ये याद रखना है। ठीक है, जो आपकी नसीम शहजाद है ना, जितने भी डिजीजेस हम कर रहे हैं ना, उसके ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जैसे ब्लू ब्लोटर्स हो गया, ये उसमें एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको मेनली ना ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स ही आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है कि ब्रोंकाइटिस को हम ट्रीट कैसे करते हैं। अब हमने खुद पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन में हम क्या करेंगे, हम कॉज को ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम करते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए भी हम चीज़ें देते हैं, लेकिन हम एंटीबायोटिक्स मेनली इसकी ट्रीटमेंट रखेंगे, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है ना, उस हिसाब से हम जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। केफ्लोस्पोरिन दे देते हैं, एमाइनोपेनिसिलिन, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। 。 . 。 । 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आती है ना, वो आती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बेसिकली क्या है कि एम्फाइसीमा है कि हमारी जो लंग है वो छोटे छोटे सैक्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, वो जो छोटे छोटे सैक्स होते हैं ना, वो एयर फिल्ड होते हैं, और जब इनकी किसी भी कॉज की वजह से एनलार्जमेंट हो जाती है ना, ठीक है, या परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है ऑफ दीज एयर स्पेसेस इन द लंग्स, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्फाइसीमा। ठीक है, इसकी एनलार्जमेंट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये एनलार्ज होते हैं ना तो इनकी कैपेसिटी फॉर डिफ्यूजन उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि ये किसी नॉर्मल कॉज की वजह से बड़े नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बड़े किसी पैथोलॉजी की वजह से। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ लो कि बेसिकली इसकी जो एबिलिटी है ना अपना स्ट्रेच करने की और अपनी नॉर्मल वैल्यू में आने की, वो जो एबिलिटी है ना वो इसकी इफेक्ट होती है। ठीक है, अब ये डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकती है, ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, ये किसी कॉज की वजह से भी हो सकती है। तो इसको हमने इसकी कॉजेज़ की बेस पर और ये कहाँ कहाँ लंग्स में होती है उसकी बेस पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं। पहली जो टाइप हमारे पास आती है ना वो होती है सेंट्री एसिनार। सेंट्री एसिनार का मतलब है कि हमारा बिल्कुल जो सेंट्रल लंग के एसिनाए है ना, एसिनाए होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो एनलार्ज हो गया है। ठीक है, उसने अब बाकियों का भी फंक्शन रोका हुआ है क्योंकि वो बड़ा हो गया, बाकी तो नॉर्मल है। ये प्रॉक्सिमल एसिनस को इन्वॉल्व करता है अपर लोब्स में, और ज़्यादातर ये होता है स्मोकिंग की वजह से। पेपर में आपको जो इम्पोर्टेंट आते हैं ना वो आपको 2 आते हैं। ठीक है, एक आपको आता है सेंट्री एसिनार और एक आपको आता है पैन एसिनार। इन दोनों की कॉजेज अक्सर वो आपसे पूछ लेता है। सेंट्री एसिनार का आपने ये याद रखना है कि अपर लोब ऑफ लंग में होता है, प्रॉक्सिमल एसिनस को इन्वॉल्व करता है और स्मोकिंग की वजह से होता है। जो दूसरा है ना हमारे पास वो है पैन एसिनार। जो पैन एसिनार होता है ना वो किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये आपके पास आता है, एक चीज़ होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, जब वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंट हो जाता है ना तो उस केस में आपके पास ये परमानेंट इनलार्जमेंट हो जाती है, और मोस्ट कॉमनली ये लोअर लोब्स में होता है। इनकी लोकेशन कॉमन और इनकी कॉज जो है ना इन दोनों की, ये याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 2 माइनर टाइप्स के एम्फाइसीमा भी होते हैं जो ज़रा रेयर होते हैं। एक होता है पैरासेप्टल। पैरासेप्टल क्या करता है कि वो सेप्टम्स के पास पास ना डिस्टल एसिनस को इन्वॉल्व करता है अपर लोब्स में। फिर दूसरा होता है इरेगुलर। इरेगुलर एम्फाइसीमा जो होता है ना वो क्या करता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, ये एडजेसेंट भी हो सकता है, इसकी कोई इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, हो सकता है लंग में किसी जगह पे डैमेज हुई हो, स्कारिंग हुई हो, ये वहाँ पे भी होता है। अब जब ये एम्फाइसीमा होता है ना तो हमारे पास आती है एक डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, बिकॉज ये परमानेंट एनलार्जमेंट है, इसके बाद श्रिंकेज नहीं है, तो देर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो पेशेंट जो होता है ना वो पफ करके सांस लेता है, यानी वो ज़्यादा फोर्स लगा के वो कोशिश करता है मुंह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा लंग्स के अंदर आए। तो इसलिए हम इनको कहते हैं पिंक पफर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड पिंक पफर्स। यहाँ तक हमने एम्फाइसीमा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो हमारे बेसिकली डिजीजेज हैं। ठीक है, इसमें एम्फाइसीमा में बेसिकली अब हम क्या करते हैं कि एम्फाइसीमा में जो हमारे पास रूट कॉज आ जाएगी ना हमने उसको ट्रीट करना है। स्मोकर है तो उसको कहेंगे स्मोकिंग छोड़ दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे देंगे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है ना वो हमारे पास आता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है कि सिलिकोसिस बेसिकली आपके पास एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है। ये जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ेज होते हैं ना ये कुछ ऐसे डिजीज़ेज होते हैं जो आपके पास होते हैं आपकी लाइन ऑफ वर्क या फील्ड ऑफ वर्क की वजह से। ठीक है, जो इंसान जिस तरह का काम कर रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं अगर वो किसी डर्ट या डस्ट या एलर्जिन से एक्सपोज हो रहा है
तो उसको उसके ऑक्यूपेशन की वजह से जो डिजीज है ना उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस। ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस आपने कहाँ से करने हैं, ये आपने रफ़ीउल्लाह में आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है। रफ़ीउल्लाह के अंदर आपको एक बहुत अच्छी टेबल दी हुई है, उसमें ना डिफरेंट ऑक्यूपेशंस लिखी हुई हैं, फार्मर की लिखी हुई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की लिखी हुई है, लेड पाइप वर्कर की लिखी हुई है। आप लोगों ने वहाँ से ये टेबल करनी है, उसमें आपको हर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का ना फीचर लिखा हुआ है। हम जो करेंगे हम सिलिकोसिस करें, ठीक है। सिलिकोसिस बेसिकली क्या है कि सिलिकोसिस एक फॉर्म है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज का विच इज़ कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट, ठीक है, क्या करती है कि ये लंग्स में जाती है और ये वहाँ पर मार्क्ड इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग करा देती है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये लंग्स में जब जाएगी ये इन्फ्लेमेशन भी कराएगी और स्कारिंग भी कराएगी, ठीक है। और नोड्यूलर लीजन्स बना देगी लंग की लोब्स में। इसको एक टाइप ऑफ नीमोकोनियोसिस भी कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे लंग्स में जो है ना उसका फंक्शन इफेक्ट करती है। इसका जो आइडेंटिफाइंग फीचर है ना वो ये है कि जब ये लंग्स की इस तरह की अपीयरेंस बना देगी ना तो ये एक चीज़ कॉज करती है विच इज़ कॉल्ड एग शेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। ये इसका आइडेंटिफाइंग पॉइंट है और यही आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट है। इसमें आपने बेसिकली ये याद रखना है दो चीज़ें, सिलिका की वजह से या सिलिका डस्ट की वजह से जो आपके पास होता है ना डिजीज़, दैट इज़ कॉल्ड सिलिकोसिस, ये एमसीक्यू है। और दूसरा एमसीक्यू आपके पास जो आ जाता है वो आता है इसमें एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा अब इसके सिम्टम्स कर लेते हैं। सिम्टम्स में इसमें क्या आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, फीवर आ जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा यानी ब्लू स्किन, ठीक है। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करता जाएगा फटीग, एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेस्ट पेन, इवन रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। जो ऑक्यूपेशंस रिस्क पे हैं उसमें आपने याद रखना है माइनिंग, सैंड ब्लास्टिंग। माइनिंग और सैंड ब्लास्टिंग ये दो ऑक्यूपेशंस इसमें ज़्यादा याद रखनी है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर या जो प्लम्बर्स होते हैं ना उनमें एस्बेस्टोस भी कॉमन होता है, तो इसलिए उसको सिलिका से लिंक ना करो, वो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। ये जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज हैं ये आपने कहाँ से करने हैं ये आपको पता चल गया, रफ़ीउल्लाह से करने हैं ये। उसकी जो टेबल है ना वो बहुत अच्छी है और वो बहुत इजी है आपके लिए कि उसमें से ना आपको याद हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत टू द पॉइंट दिया हुआ है। अगर किसी ने डिटेल पढ़नी है तो नसीम शहजाद में इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल भी दी हुई है और नसीम शहजाद में भी सारे डिजीज़ की एक टेबल दी हुई है और उसमें इनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो उतनी डिटेल में नहीं लिखे हुए हैं जितना आपके पास उसमें लिखे हुए हैं रफ़ीउल्लाह में। रफ़ीउल्लाह में ना उनकी ऑक्यूपेशन के साथ साथ लिखे हुए हैं तो वो लिंक करना ईजी हो जाता है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास लंग डिजीज़ आता है ना वो हमारे पास आता है ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। ब्रोंकियल एस्थमा बेसिकली क्या है, एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ये इसका हमेशा सवाल आता है कि इसकी FEV1 रेशो आपको दे देते हैं <8 और फिर आपसे पूछते हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव है ये रिस्ट्रिक्टिव है। तो ये जो है ना ये बेसिकली आपके पास एक जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि किसी भी एज में ये हो सकता है। इसमें इन्फ्लेमेशन और टाइटनिंग हो जाती है एयरवेज की जिसकी वजह से पेशेंट फाइंड्स इट हार्डर टू ब्रीथ। इसके जो आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं ना वो है क्रशमैन स्पाइरल, ठीक है। यानी अगर आप इस पेशेंट का लंग का स्पेसिमेन लो तो आपको उसमें एक चीज़ मिलेगी विच इज़ कॉल्ड क्रशमैन स्पाइरल या चारकॉट लिडन क्रिस्टल्स, ठीक है। ये याद रखने हैं, ये आ जाते होते हैं, ये इसके आइडेंटिफाइंग फीचर। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सारे पल्मोनोलॉजी के डिजीज़ में ना बेसिकली सेम ही सिम्टम है क्योंकि क्या है कि ये पैथोलॉजी लंग्स का फंक्शन अफेक्ट कर रही है। लंग्स का फंक्शन है ब्रीदिंग, तो ये आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट करेगी। लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, वीजिंग होगी, स्लीप प्रॉब्लम्स, चेस्ट पेन, फ्रीक्वेंट कफिंग, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, फीलिंग टायर्ड। आपने जिस बेस पे इसको पेपर में डिफरेंशिएट करना है ना, जो आपको वो पेपर में चीज़ें देता है या पूछता है, ज़्यादातर अगर तो वो कोई जेनेटिक डिजीज़ है ना तो वो आपसे उसके जीन्स का या उसके ट्रांसलोकेशंस का कॉज पूछ लेता है, ठीक है। फिर वो किस तरह का है